नमस्कार, जोहार। मैं हूं देवेंद्र कुमार। झारखंड में पेशा कानून पर शुरू हुआ जो सियासी भूचाल है, वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि इस बीच ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे ने एक बयान दिया है। उनका मानना है कि अधिकारी इस मुद्दे पे काम कर रहे हैं और जल्द ही पेशा कानून लागू होगा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि लागू किस शक्ल में होगा, उसकी नियमावली क्या होगी, क्योंकि नियमावली को लेकर ही तो सारा विवाद है। इस बीच हमारे साथ हैं गलेडसन डुंगडुंग। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले एक महीने से गलेडसन डुंगडुंग इस मुद्दे पर काफी एक्टिव हैं। लगातार सेमिनार परिचर्चा का दौर जारी है। तो गलेडसन डुंगडुंग से ही जानने की कोशिश करते हैं कि इस एक महीने की यात्रा में हासिल क्या हो। गलेडसन भाई, करीबन करीबन आप लोग का प्रतिरोध और जो संघर्ष की जो यात्रा है, एक महीना तो पूरा हो गया। इस एक महीना में हासिल क्या हुआ, किस मुकाम पे खड़े? देखिए, ये एक महीना का नहीं है, ये सिर्फ मतलब इस नियमावली को लेकर हम लोग पेशा को लेकर काफी सालों से काम करते रहे। मैंने किताबें भी लिखी, आपने देखा होगा। हम लोग जन जागरूकता काम निरंतर करते रहते हैं। लेकिन मौजूदा जो ये विवाद चल रहा है, उसको लेके तो निश्चित रूप से आप एक महीना का कह सकते हैं। उसको लेके देखिए, जन जागरूकता चल रही है। जो झारखंड सरकार जिस तरह से मतलब चोर दरवाजे से उस नियमावली को लाकर पूरी की पूरी शक्ति अपने हाथ में, नौकरशाहों के हाथ में देना चाह रही थी, उसको हम लोगों ने पकड़ लिया। यही एक महीना चोरी पकड़ी गई। चोरी पकड़ी गई, ये आप कह सकते हैं हमारी उपलब्धि एक महीना की है। हाँ, बिल्कुल। तो इस एक महीना में हमने आपके कुछ साथियों को जुड़ते भी देखा, बिखरते भी देखा। ऐसा क्या है कि आदिवासी एक्टिविस्ट लोग एक मत हो नहीं पा रहे हैं? वो ये सब चीजें चलती रहती है। ये शुरू से आप अगर इतिहास पढ़ेंगे तो ये धरती आबा बिरसा मुंडा को आखिर पकड़वाया किसने? कोई ना कोई मुंडा नहीं पकड़वाया। उधर बाबा तिलका मांझी को जब तिलाबोर पहाड़ में घेर लिया था ब्रिटिश फोर्स, उस समय कौन उनको सूचना दिया? मैंने आपके कहने का मतलब है कि आदिवासी समाज में संघर्ष प्रतिरोध की एक परंपरा रही है। तो दुखद पहलू यह भी है कि हमारे कुछ लोग ही उसके बिल्कुल बिल्कुल, और ये ऐसे चलता रहेगा, उससे हम लोग को इन बातों को छोड़े। एक चीज बताइए कि अब नियमावली पर विवाद बंद होता दिख रहा है। क्या विवाद है? नियमावली पर विवाद का बात नहीं है, पूरे चीजों पर ही है। अब देखिए, सिंपल सा बात है कि एक तो ये समझना पड़ेगा कि ये जो 5वीं अनुसूची में प्रशासन और नियंत्रण किसके अधीन होगा, कैसे चलेगा, संविधान में बहुत स्पष्ट है। अनुच्छेद 244(1) प्रशासन और नियंत्रण उसी अनुच्छेद के आधार पर होगा और उसका विस्तार 5वीं अनुसूची है, उसी का आधार पर होगा, उसका बाहर तो नहीं हो सकता है। अब दूसरा, जो इसका पंचायत का जब बात हो रहा है, तो संविधान में क्या बोलता है? जब 73rd अमेंडमेंट 1992 को हुआ, तो उसमें क्या क्या कहा गया? संविधान में पार्ट 9 और पार्ट 9A डाला गया। आर्टिकल 243(m)(1) स्पष्ट है कि पार्ट 9 अनुसूचित क्षेत्र में लागू नहीं होगा। उसके लिए आर्टिकल 243(m)(4)B के तहत संसद कानून बनाएगा। संसद ने कानून बनाया, पेशा कानून, है ना। उसके बाद साल भर का समय दिया था राज्य सरकारों को, आप अपने अनुरूप बनाइए। इन्होंने नहीं बनाया, समय खत्म हो गया। तब अब इनको क्या करना था? इनको नियमावली बनाकर लागू करना था। लेकिन झारखंड बनने के बाद 2001 में नियमावली बनाने के बजाय राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री माननीय बाबूलाल मरांडी ने क्या किया? JPRA, जो झारखंड पंचायत राज अधिनियम 2001, एक सामान्य कानून को अनुसूचित क्षेत्र में लागू कर दिया। यहीं से गड़बड़ी हुई। पिछले 24 साल से ये असंवैधानिक रूप से कानून लागू हुआ है, चुनाव भी हुए हैं। अब सोचिए, इतना बड़ा असंवैधानिक काम भाजपा ने इस राज्य में किया है। सोच लीजिए, इसको लेकर 2015 में विधानसभा के ज्वाइंट सेक्रेटरी ने बहुत स्पष्ट एक चिट्ठी लिखा है पंचायत विभाग के सचिव को कि अनुसूचित क्षेत्र में ये जो पंचायत राज का व्यवस्था होगा, वो आर्टिकल 244(1) उसके बाद 243(m) के तहत होना है। लेकिन उसके अनुरूप नहीं हुआ। तो उन्होंने खुद सवाल उठाया कि क्या JPRA 1 को राष्ट्रपति का एसेंट मिला हुआ है? क्या ट्राइब एडवाइजरी काउंसिल में इसको लेके सहमति बनी है, परामर्श लिया गया है? परामर्श लिया गया तो क्यों नहीं लिया गया है? क्या दिखाइए। पंचायत विभाग दिखा नहीं पा रहा है। जब आप दिखा नहीं पा रहे हैं, 15 को ही सवाल उठ गया था, तो आपने उसके बाद
बावजूद आज तक उस एक्ट को कैसे जारी रखा अनुसूचित क्षेत्र में? मतलब आप अनुसूचित क्षेत्र में असंवैधानिक काम करवा रहे थे, इसीलिए पंचायत विभाग उछल-कूद बहुत ज्यादा कर रहा है। आप उनका भी पोल खुल गया, है ना? क्या पोल खुल गया? पोल खुल गया कि असंवैधानिक कार्य जारी रखे हुए थे अनुसूचित क्षेत्र में, उसका पोल खुल गया है। यही तो है, इसीलिए लोग कह रहे हैं कभी सरना तो कभी ईसाई तो कभी क्या तो कभी क्या, ये सब खेल तमाशा क्या? आजकल सोशल मीडिया में भी आप निशाने पर हैं। उन्हें दीजिए, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? देखिए हमारा बहुत स्पष्ट है, आप पे बताया जाए कि ब्रांड का जूता बेच रहे हैं आप। जो भी बोलने दीजिए, हमारा स्पष्ट है कि कि केंद्र सरकार ने देश के अनुसूचित क्षेत्र के लिए पेशा कानून 1996 बनाया, उसके 23 प्रावधानों को सही नियमावली बनाकर लागू कीजिए। नियमावली भी गड़बड़ है, क्या है? जैसे उदाहरण के लिए आपको देता हूँ, आदिवासियों की भूमि वापसी पेशा कानून के तहत ग्राम सभा को पूर्ण अधिकार है। अभी यहाँ क्या कर दिया, ग्राम सभा नहीं सकेगा तो डीसी को रिकमेंडेशन, मतलब डीसी को घुसा दिए। उसी तरह खनिज संपदा, खासकर बालू और बाकी चीज में, फिर वहां का डिस्ट्रिक्ट मिनरल ऑफिसर को घुसा दिया। मतलब हर जगह पे आप नौकरशाह को घुसा के हर चीज को कब्जा करना चाहते हैं। कहने का मतलब है कि 24 साल से झारखंड में यहाँ की जमीन, यहाँ का इलाका और खनिज संपदा जो अनुसूचित क्षेत्र का में लूट मचा हुआ है, उसी को पेशा नियमावली 2024 के द्वारा ये लोग जारी रखना चाहते हैं। और इसलिए देख रहे हैं कि अगर सरना ईसाई कर देंगे तो लोग उसके अंदर घुस नहीं पाएगा, क्योंकि हमारे पारंपरिक लीडर्स जो हैं कानून की बारीकियों को नहीं समझ पाते हैं, तो पकड़ नहीं पाते हैं। लेकिन हम लोग तो इतना सालों से काम कर रहे हैं पूरा समाज के लिए, हम लोग को तो समझ में आएगा ना। कुछ खास लोगों पर खास जांच की भी बात हो रही है। जांच करो ना भाई, हमारे ऊपर तो 2011 से ही जांच चल रही है। एक समय में जब मैंने निर्दोष आदिवासियों को एंटी नक्सल ऑपरेशन में गोली मारा था इन लोगों ने सरंडा और दूसरे जगहों पे, तो डीआईजी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, बोला कि ग्लेडसन माओवादियों को ओपन फ्रंट चला रहा है। तो मैंने कहा जांच कर लिए, पूरा पुलिस महकमा में जांच किया। मैं तो लंदन जा रहा था, मुझे ऑफलोड भी किया गया था, दो बार मेरा पासपोर्ट सीज कर दिया, एक बार मेरा जो है कि बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया। क्या नहीं, सब कुछ करके देख लिया ना। आपको कोट पैंट वाला बुद्धिजीवी भी बताया जा रहा है। ऐसे चीजों पर मैं ध्यान नहीं देता हूँ, जिनको जो हर मुद्दे की बात करें हम लोग। देखिए मैं सिर्फ और सिर्फ आदिवासी मुद्दों पर बात करता हूँ। मैं उन सब मुद्दों पर बिल्कुल नहीं बात करता हूँ जो लोग मूल मुद्दे से भटकाने के लिए इधर उधर जो है कि बुश, मतलब उसको इंग्लिश में बोलते हैं बीटिंग अराउंड द बुश, इधर उधर झाड़ी पीटते रहते हैं। ऐसे लोग समाज के मतलब हित में बिल्कुल काम नहीं करते, वो उनको अपना निजी आर्थिक और राजनीतिक हित साधना रहता है। चलिए, एक बात है कि आज आपने फिर से एक परिचर्चा रखी है। इस परिचर्चा का, इस संगोष्ठी का कुल निष्कर्ष क्या निकला? अभी चल रहा है वही है कि हम लोग का, देखिए ये सीरीज चलेगा। अभी हम लोग 19 तारीख को खूंटी में बहुत बड़ा मतलब प्रोग्राम कर रहे हैं, सभा है। तो हम लोग का बस हमारा कुछ नहीं है। सरकार ने वादा किया, और न सिर्फ सरकार ने, इंडिया गठबंधन के दो बड़े घटक दल कांग्रेस और जेएमएम दोनों ने चुनाव से पहले वादा किया है कि हम सत्ता में वापस आएंगे तो पेशा कानून 1996 को लागू करेंगे। आप सत्ता में वापस आए, हम लोग मांग करें पेशा कानून 1996 के 23 प्रावधानों को लागू कीजिए। अगर आप असंवैधानिक तरीके से ही जेपीआरए 2001 को अनुसूचित क्षेत्र में लागू करना चाहते हैं तो जेपीआरए में पेशा कानून के सारे 23 प्रोविजन को वहां पे डालिए और उसके अनुरूप नियमावली बनाइए, तभी चलेगा। नहीं तो आप नौकरशाह को ग्राम सभा के ऊपर थोपेंगे और सारा चीज अपने कंट्रोल में रखना चाहेंगे, ऐसा नहीं होगा। पेशा कानून ने ग्राम सभा को अधिकार दिया है तो उस अधिकार को ग्राम सभा लेके रहेगा, आदिवासी लोग लेके रहेंगे। आप पे एक आरोप यह भी है कि आप टिकट की आशा करते हैं। कौन आरोप लगा रहा है? कौन, किससे टिकट की आशा? लोगों को पता ही नहीं है। मुझे दिल्ली बुलाकर 2009 में ही टिकट दिया जा रहा था। तो फिर अगर मैं चुनाव लड़ता ना, यदि मुझे चुनाव लड़ना रहता, अभी तक कम से कम 3 बार चुनाव लड़ा रहता। अगर एमपी एमएलए नहीं भी बनता तो कम से कम रिकॉर्ड रहता कि आदमी चुनाव लड़ा। सवाल यही है ना कि जिस हेमंत की ताजपोशी के लिए आपने आदिवासी समाज को गोलबंद किया, अभी अभी उनकी ताजपोशी का जश्न भी, सुरूर भी समाप्त नहीं हुआ है, आपने उन्हें कटघरे में खड़ा कर दिया। इसलिए खड़ा किया कि भाई आपको तो जब वादा किए हैं ना, आप गलत दिशा में जा रहे हैं। हमारा काम क्या है? हमारा काम ही है कि सही दिशा देना, कि आप सही दिशा में, और नया तो कुछ नहीं मांग रहे हैं। आपने वादा किया मैनिफेस्टो में
कानून में जो बातें बोलती है, जो अधिकार कानून देता है उसको लागू कीजिए। आपका हम संवैधानिक बात कर रहे हैं, कानूनी बात कर रहे हैं, उससे बाहर कुछ नहीं बात कर रहे हैं। आपका जो फेसबुक अकाउंट है, जो लोग मेरे ऊपर निशाना साध रहा है वो लोग गैर कानूनी बात कर रहे हैं। इसको मैं आपको बताता हूँ, जो लोग सच से, तथ्य से, तर्क से, सबूत से डर जाते हैं, वो लोग धर्म का चादर के अंदर खुद को छुपाने की कोशिश करते हैं। आप जेएमएम के स्पोक पर्सन हैं, इस सवाल का जवाब दीजिए। कोई किसने कहा? मैं खुद का स्पोक्स पर्सन हूँ, मैं किसी का स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ। मुझे जो अच्छा लगता है समाज के हित में वो चीजें मैं बोलता हूँ, क्योंकि मैं एक आदिवासी समाज का आप जेएमएम का कार्यकर्ता हैं, बिल्कुल नहीं। कौन कहता है मैं जेएमएम? तो फिर आपके सोशल मीडिया पोस्ट पे मैंने आपके फेसबुक का जो कवर है उसमें सीएम हेमंत की तस्वीर लगी हुई है आपके साथ, क्योंकि तो इससे आपका पॉलिटिकल एस्पायरेशन जाहिर होता है। देखिए, हम लोगों को बुलाया गया था जब चुनाव जीते, तो उनको किसी ने कहा होगा, या वो मॉनिटरिंग भी करते रहते हैं, उनको पता है कि कौन कहाँ कर रहा है, तो उन्होंने बुलाया था शुक्रिया अदा करने के लिए। हम लोग गए, तस्वीर खिंचवाए, उसको मैंने डाल दिया। उसमें क्या दिक्कत है? अगर लोगों को दिक्कत है तो मैं उसको हटा दूंगा, उसमें क्या है? नहीं, सवाल यही हो रहा है ना कि चूंकि इनकी चाहत थी कि पॉलिटिकल एंट्री हो, इसलिए अपने फेसबुक अकाउंट पे या अपने ट्विटर अकाउंट पे सीएम हेमंत के साथ तस्वीर साझा करते हैं, लगाते हैं अपने अति में, और बाद में फिर देखिए, जब मेरा एस्पिरेशन रहता ना तो विधानसभा चुनाव में मैं टिकट मांग लेता। आप पता कीजिए, मैंने किसी को कहा है कि मुझे टिकट दीजिए? अच्छा, एक चीज बताइए कि इस एक महीने की जर्नी का लबो-लुबाब क्या है? मैं ये इसलिए कर रहा हूँ कि मैं अब समाप्ति की ओर बढ़ रहा हूँ। क्या है, कहाँ तक आपका कारनामा बढ़ा? देखिए जन जागरूकता बढ़ी है, कम से कम लोग अब उसमें खोजने लगे हैं गड़बड़ी है कहाँ हुई। माने जो पेशा कानून है लोगों तक चर्चा का विषय बन गया, बहुत बड़ा चर्चा का विषय बन गया। और यहाँ आप आज तक देखिए 24 साल तक संवैधानिक रूप से जेपीआरए लागू था, लोग आवाज उठा रहे थे। आज इतना ज्यादा हम लोगों ने मतलब जागरूकता फैला दिया कि लोग अब उठा रहे हैं। आवाज तो आपने भी नहीं उठाई, कभी कोर्ट गए क्या? कोर्ट में, क्योंकि कोर्ट में हमारे साथी लोग लड़ रहे थे, तो बार बार हर कोई कोर्ट नहीं जा सकता है, तो आप ऑलरेडी चल रहा है वहां पर। अभी देखिए 5वां अनुसूची को लेकर भी चल रहा है। तो हम लोग देखिए अलग अलग लेवल का होता है, कोई कोर्ट में केस लड़ेगा, कोई जन जागरूकता फैलाएगा, कोई किताब लिखेगा, कोई आंदोलन करेगा, मतलब मोबिलाइज करेगा, रैली धरना करेगा। सबकी अपनी अपनी भूमिका होती है। सबसे लास्ट में यदि आपको हम 5 लाइन में अपनी मांग को रखने का अवसर दे, 5 से 10 लाइन में आप चाहते क्या है, जो जो आपका जो मैसेज है सरकार तक? पेशा कानून 1996 में जो 23 प्रावधान है उसी को झारखंड में लागू किया जाए और उसी के अनुरूप नियमावली बनाइए, और वहां पे जो है कि ब्यूरोक्रेट्स को अंदर मत घुसाइए, बस यही है। और जो है आपका जेपीआरए 1 जो है उसमें संशोधन आपको करना पड़ेगा, मौलिक संशोधन की जरूरत है। संशोधन क्या है? वहां आप अनुसूचित क्षेत्र डालिए, उपवन डालिए, और वहां जिस तरह से नगर निगम को घुसाने की कोशिश किए हैं, वो नगर निगम को आपको नगर पालिका को हटाना पड़ेगा पेशा कानून के अंदर से, मतलब जो जेपीआर में जो डाले हैं उसको। तो बस यही है। एक और मांग उठती हुई दिख रही है, आज महिलाओं के लिए पेशा कानून में 30% रिजर्वेशन की मांग ग्राम सभा में। तो इसका मतलब है कि मुझे लगता है जो लोग इस तरह से मांग रख रहे हैं उन्होंने कभी पेशा कानून को पलट कर ही देखा नहीं है। उसमें ऑलरेडी है, उसमें मांग क्या, वो 30% मांग रहे हैं, उसमें ऑलरेडी है। अब जाके देखिए, उनका कहना उसकी नहीं है, उनका कहना है कि आदिवासी समाज की जो सबसासी परंपरा रही है, मांझी मुंडा प्रथा रही है, इसमें भी महिलाओं को 30% रिजर्वेशन दिया जाए। बिल्कुल मिलना चाहिए। हम लोग अभी देखिए रांची के बगल में जाएंगे, पढ़ा राजा भी आदिवासी महिला है, कई जगह ग्राम प्रधान आदिवासी महिलाएं हैं। बिल्कुल होना चाहिए, हम उसका समर्थन करते हैं, एकदम होना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ गलेटसन डुंगडुंग जी, जिनका मानना है, जिनका दावा है कि यह संघर्ष जो है धीमे गति से ही आगे बढ़ रहा है। पेशा कानून की चर्चा अब गांव देहात तक भी होने लगी।